हेलो फ्रेंड्स, कैन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो देखिएगा, सबसे पहले कल का क्वेश्चन है, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे करंट अफेयर के अंतर्गत इन प्रमुख बिंदुओं पर प्रमुख योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, बजट, चुनाव, निधन, खेल, खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण और नवीनतम जिले की जानकारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ हम इसमें मिसलेनियस यानी विविध जैसे टॉपिक्स पर भी अपने करंट अफेयर पे कवर करते हैं, तो हमारे करंट अफेयर के साथ जरूर जुड़िए। चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो कौन सी कंपनी भारत में पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है? तो याद रखिएगा, भारत के 2023 में, ठीक है, भारत में 2023 के अंतर्गत पहले तिमाही में 2023 के अंतर्गत पहले तिमाही में एप्पल कंपनी जो है, ठीक है, एप्पल कंपनी जो है ये अपनी पहली फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रही है। ठीक है, तो एप्पल कंपनी के बारे में जैसे कि आपको जानकारी है कि फ्लैगशिप जो है एप्पल कंपनी जो है ये अमेरिका की बहुआयामी एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1979 में शुरुआती दौर पर हुई थी, ठीक है, और इसके संस्थापक थे लगभग याद रखिएगा कि टिम कुक, रोनाल्ड वेन और स्टीव जॉब्स वर्तमान में संस्थापक के तौर पर, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स के निधन के बाद इसके नए सीईओ जो हैं वो टिम कुक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में अब तक गोधन न्याय योजना के तहत कितने गोठान जो है स्वावलंबी हो चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वावलंबी की प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें गोठान के द्वारा काम कर रहे व्यक्ति अपने गोठान को चलाने और साथ ही साथ अपने आजीविका को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही अपने ऊपर स्वावलंबी हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही नरवा धुरवा बाड़ी जो योजना है, उसके अंतर्गत जो गौठान योजना क्रियान्वित की जा रही है उसमें लगभग 4564 गोठान जो है अब स्वावलंबी हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा कि 10 जनवरी को मुख्यमंत्री बघेल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों को 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। गोठानों में 20 लाख, ठीक है, 20.81 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट, 5.41 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट और 18,924 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बिंदु पर बात करते हैं। तो देखिएगा कि गोठान न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से 8,997 लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित किए गए। रायपुर, दुर्ग और कांकेर में गोबर पेंट बनाने की 5 इकाइयां क्रियाशील है और गोठानों में 1,15,423 लीटर गोमूत्र की खरीदी की गई है और 22.43 लाख रुपए का कीट नियंत्रक, ब्रह्मास्त्र और बुद्धिवर्धक जीवामृत बिक चुका है। देखिएगा, गोबर पेंट बनाने की 37 इकाइयां निर्माणाधीन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया जा चुका है? तो 380 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके विस्तार में देखिएगा कि अब तक इस योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 380 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 10 जनवरी को किए जाने वाले भुगतान के बाद यह आंकड़ा 387 करोड़ 32 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के तहत देखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत में छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एनीमिया एक प्रमुख रोग है या फिर हम इसे कह सकते हैं कि कुपोषण तथा रक्त की कमी से होने वाले रोग को हम एनीमिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखिएगा कि भारत के अंतर्गत राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है इस मुक्त अभियान, एनीमिया मुक्त अभियान में याद रखिएगा तीसरे स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए देखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। पूरे देश में इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। याद रखिएगा, इस अभियान के तहत बच्चों, किशोरों और महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेनेंस उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा
राज्य में कहां 10 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो बात करेंगे डॉपलर रडार के बारे में। तो पहले याद रखिएगा, राज्य में डॉपलर रडार की स्थापना जो है ये रायपुर में किया जा रहा है। अब इसके विस्तार में देखते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, राजधानी रायपुर में जल्द ही मौसम की सटीक पूर्वानुमान हेतु डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी। यह रायपुर के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 10 करोड़ की लागत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इससे पहले हम बात कर लें कुछ इसके प्रमुख बिंदुओं पर। तो देखिएगा 10 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा कि अगर हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में हम देखते हैं। तो विश्व हिंदी सम्मेलन को सबसे पहले आयोजन किया गया था नागपुर में 1975 में विश्व हिंदी का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसी के बाद याद रखिएगा कि सबसे पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत में 10 जनवरी को 2006 को, ठीक है, 10 जनवरी 2006 को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, और तब से प्रतिवर्ष जो है भारत में विदेश मंत्रालय के द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस जो है 2006 में मनाया गया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि 23 और 24 जनवरी को जनजाति नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व महाक्रम का किस शहर में आयोजन किया गया? ठीक है, तो किया जाएगा देखिएगा कि 23 से 24 जनवरी को, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। देखिएगा 23 और 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिएगा यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है, पराक्रम दिवस जिसे कहा जाता है, और गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा ने अपनी पुस्तक, देखिएगा किसने अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? याद रखिएगा संजीव सान्याल ने। देखिएगा कि इनके विस्तार में बात करते हैं। संजीव सान्याल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार हैं। इन्होंने जनवरी 2023 में अपनी पुस्तक का विमोचन किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है। उनका नाम है प्रोफेसर रहमान राही। याद रखिएगा प्रोफेसर रहमान राही ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए इनके विस्तार में बात करते हैं। प्रोफेसर रहमान राही का 9 जनवरी को निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राही ने कई कविताएं संग्रह लिखी और प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में अमेरिका की जज बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का नाम क्या है? तो देखिएगा मनप्रीत मोनिका सिंह। याद रखिएगा विस्तार में बात करें तो मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की पहली सिख महिला हैं जो अमेरिका की जज बनी है। यह अमेरिका के टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। दीपोर बिल भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में क्या है? तो याद रखिएगा दीपोर बिल मीठे पानी का झील है। याद रखिएगा इसके विस्तार में बात करते हैं तो देखिएगा हाल ही में एक सर्वेक्षण में असम के दीपोर बिल में 97 प्रजातियों के लगभग 36,000 से अधिक पक्षी प्राप्त हुए हैं और इस सर्वेक्षण में पक्षियों की विविधता और प्रजातियों की कुल संख्या के वृद्धि का पता चला है। दीपोर बिल गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक विकास जल निकाय है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है संगोल कांजे या संगोल कांगजेई का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो देखिएगा मणिपुर में पोलो जैसा खेल। याद रखिएगा मणिपुर में पोलो जैसा खेल खेला जाता है और इसके बारे में देखिएगा संगोल
कांजे या संगोल कांगजेई मणिपुर का एक पारंपरिक पोलो जैसा खेल है। इसकी शुरुआत 3100 ईसा में मानी जाती है। ठीक है, 3100 ईसा पूर्व मानी जाती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में इम्फाल में एक संगोल कांजे खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक समय में पोलो खेल की उत्पत्ति इस खेल के जरिए मणिपुर में हुई थी। इसमें खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर यह खेल खेलते हैं। और याद रखिएगा, मणिपुर टट्टू भारत की 5 मान्यता प्राप्त घोड़ों की नस्लों में से एक हैं और मणिपुर समाज के लिए इनका सांस्कृतिक महत्व है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। भारत की संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षकों का दस्ता कहां तैनात करेगा? तो याद रखिएगा, सूडान में। देखिएगा, भारतीय बटालियन की तैनाती संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है जो 1956 में आजाद हुआ था। सूडान की राजधानी खार्तूम है, जो ब्लू नील और व्हाइट नील नदियों के जंक्शन पर देश के लगभग केंद्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा, हाल ही में माधव नारायण महोत्सव कहां मनाया गया? तो याद रखिएगा, नेपाल में। देखिएगा, नेपाल के भक्तपुर में हिंदू भक्तों ने माधव नारायण उत्सव के लिए माह भर का उपवास शुरू किया है। नेपाल में नेपाली हिंदू श्रद्धालु माधव नारायण महोत्सव के दौरान अनुष्ठान करते हैं और उत्सव के दौरान श्रद्धालु हनुमंते नदी, जो बागमती नदी की सहायक नदी है, उसमें डुबकी भी लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।